तो स्वागत है आप सभी का हमारी चेरनोबिल सीरीज़ के थर्ड एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक थर्मल एक्सप्लोजन के रिस्क की वजह से अब एक सुसाइड स्क्वाड बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ये सुसाइड स्क्वाड आखिर है क्या और इसका मिशन क्या है और कौन कौन इस सुसाइड स्क्वाड में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंपमैन के साथ हो रही मीटिंग में प्रोफेसर समझाते हैं कि किस तरह उन्हें अंदर जाकर वहाँ से सारे वाटर को बाहर निकालना है पंप चलाकर, ताकि थर्मल एक्सप्लोजन का रिस्क जो है उसे ख़त्म किया जा सके। और जो भी ऐसा करने में वॉलंटियर करेगा उसे 400 रूबल्स मिलेंगे। लेकिन कोई भी राज़ी नहीं होता क्योंकि सबको अपनी जान का डर होता है। तभी बोरिस शबरीना कहते हैं कि आप ये करेंगे क्योंकि ये होना ही चाहिए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लाखों लोग मरेंगे और आपके अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो पंपमैन है उस बिल्डिंग को केवल वो ही समझते हैं। लेकिन कोई भी राज़ी नहीं होता। तब एनेनेंकोव, बेस्पेलोव और बेरानोव ये 3 लोग तैयार हो जाते हैं वॉलंटियरली उस बिल्डिंग के अंदर वापस जाकर वहाँ से पानी निकालने को। लेकिन ये नहीं जानते कि ये अंदर जाने के बाद ज़िंदा बचेंगे कि नहीं। अब उन तीनों वॉलंटियर्स को स्पेशल सूट के साथ तैयार करके उस बिल्डिंग के गेट पर ले जाया जाता है ताकि वो अंदर जा सकें, और वो अंदर चले जाते हैं। बाहर प्रोफेसर लेगासोव और बोरिस शबरीना डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि वो कब बाहर आते हैं और आपस में बात करते हुए अपना कंसर्न भी शो करते हैं, क्योंकि जो अंदर पानी है वो हाईली कंटामिनेटेड है रेडिएशन से। तो हो सकता है कि वो अंदर उतरते ही मारे जाएं। लेकिन वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं और अंदर जाकर वो पंप को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब इन लोगों का आगे क्या होगा। नेक्स्ट सीन जो हमें दिखाया जाता है वो होता है मॉस्को का हॉस्पिटल नंबर 6 का। सारे फायर फाइटर्स जो चेरनोबिल में इंजर्ड हुए थे या रेडिएशन का शिकार हुए थे उन्हें यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर एक फायर फाइटर है इग्निटेंकोव, उनकी वाइफ यहाँ पर आती हैं उनसे मिलने। हालांकि हॉस्पिटल के अंदर जाना बैन है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को घूस देने के बाद वो इस हॉस्पिटल में घुस पाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर लेगासोव और बोरिस शबरीना आपस में लड़ रहे होते हैं इवैक्यूएशन जोन को लेकर, क्योंकि इनिशियल इवैक्यूएशन जोन सिर्फ 30 किलोमीटर का बनाया गया था, जबकि प्रोफेसर के हिसाब से वो कम से कम 200 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन जो है वो बहुत दूर तक गया था। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि बिना सोचे समझे कैसे सोवियत गवर्नमेंट हज़ारों लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मेल्टडाउन शुरू हो गया है। अब ये मेल्टडाउन आखिर है क्या। रिएक्टर का जो फ्यूल होता है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होना शुरू हो जाता है एक पीरियड के बाद, अगर उसे रेगुलेट ना किया जाए। और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसके अंडरग्राउंड, उसके नीचे एक कंक्रीट पैड लगाया जाता है, ताकि अगर कोई हादसा भी हो तो भी वो जो रिएक्टर का फ्यूल है वो मेल्ट होके अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिक्स ना हो जाए। लेकिन इस कंक्रीट पैड के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो फ्यूल उस कंक्रीट पैड को ब्रीच करके अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स ना हो जाए। तो यही उनका कंसर्न होता है, क्योंकि अगर ये मेल्टडाउन हुआ और रेडिएशन अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचा तो प्रिपियट रिवर पॉल्यूट हो जाएगी और उसकी वजह से ब्लैक सी भी रेडिएट हो जाएगा, रेडिएटली पॉल्यूट हो जाएगा, और जो वाटर सप्लाई है 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो भी फसलें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे। सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट गोर्बाचोव के साथ फ़ोन पे बात करते हुए वो बताते हैं कि वहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर इंस्टॉल करके जो है उस पैड को बचाया जा सकता है, और इसके लिए उन्हें पूरे सोवियत यूनियन के लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। जिस पे गोर्बाचोव भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पर सिर्फ एक वजह से हैं, सिर्फ इसे रोकने के लिए। जिस पे प्रोफेसर लेगासोव कहते हैं कि हमारे लाइफ स्पैन में ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यूरेनियम 235 के एक एटम की हाफ लाइफ 24,000 ईयर्स होती है।
नेक्स्ट सीन में बोरिस और प्रोफेसर लेगासोव वॉक के लिए जाते हैं, जहाँ पर बोरिस प्रोफेसर से पूछते हैं कि जो हमारे बॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं या जो फायर फाइटर्स थे या जो उस रात रूम में थे उनके साथ क्या होगा। इस पे प्रोफेसर कहते हैं कि जिस लेवल के रेडिएशन पे वो एक्सपोज थे, आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से उनका सेलुलर स्ट्रक्चर बिखर जाएगा, स्किन जो है वो ब्लिस्टर करेगी और इसके बाद लाल और फिर काली हो जाएगी, धीरे धीरे बोन मैरो मर जाएगा और फिर 3 दिन से 3 हफ्ते वो सभी मर जाएंगे। इस पर बोरिस पूछते हैं कि हमारा क्या होगा। तो प्रोफेसर लेगासोव कहते हैं कि हमें एक स्टडी डोज मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक रेगुलर स्टडी डोज, तो कुछ समय में कैंसर या फिर एप्लास्टिक एनीमिया, और दोनों ही घातक हैं, मतलब दोनों ही केसेस में मरना पक्का है। और उन्होंने ये भी एस्टिमेट किया कि हम दोनों 5 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। तभी बोरिस शबरीना प्रोफेसर को दिखाते हैं कि देखो 2 लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, और बताते हैं कि ये KGB के लोग हैं। KGB सोवियत यूनियन की सीक्रेट एजेंसी है। अब फन फैक्ट ये है कि ये गवर्नमेंट काम तो ढंग से करती नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ही स्पेसिफाई करना चाहती है ताकि आम लोगों तक ना पहुँचे। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था चेरनोबिल के होने का, जो कि अभी हमें आगे पता चलने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर लेगासोव प्रोफेसर कोम्युक को कहते हैं कि वो मॉस्को जाएं और जाके इन्वेस्टिगेट करें कि ऐसा क्यों हुआ। डियाटलोव, अकीमोव, टॉफ्टोनोव सब वहीं पर हैं हॉस्पिटल नंबर 6 में, कि वो वहाँ जाएं और सब कुछ पता करें जब तक कि वो ज़िंदा है, क्योंकि एक RBMK रिएक्टर कभी भी एक्सप्लोड नहीं कर सकता। वो दोनों जब आपस में भी ये डिस्कस और प्रूफ करते हैं तो वो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है माइनर्स आ चुके हैं और काम शुरू कर दिया गया है हीट एक्सचेंजर इंस्टॉल करने का, जहाँ पर प्रोफेसर लेगासोव उन्हें समझाते हैं कि वो कोई भी हैवी मशीनरी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे रेडिएशन लीक हो सकता है, इसलिए उन्हें पूरा काम हाथ से ही करना होगा। और करीब 400 माइनर्स हाथों से जुट जाते हैं एक अंडरग्राउंड हीट एक्सचेंजर इंस्टॉल करने के लिए। दूसरी तरफ प्रोफेसर कोम्युक को अरेस्ट कर लिया जाता है KGB द्वारा मॉस्को हॉस्पिटल में, क्योंकि वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर कर रही होती हैं। नेक्स्ट सीन वापस बोर्ड मीटिंग का है, जहां पर एक गुड न्यूज़ है और कुछ बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि अब थर्मल एक्सप्लोजन नहीं होगा और हीट एक्सचेंजर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से कंक्रीट पैड भी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन बैड न्यूज़ सुनाने की जिम्मेदारी मिलती है प्रोफेसर लेगासोव को, और वो बताते हैं कि अभी ये सिर्फ इनिशियल विन है और एक लंबे वॉर की शुरुआत हो चुकी है। हमें 100 किलोमीटर के एरिया को इवैक्यूएट करना होगा और सभी जानवर, चाहे वाइल्ड हो या डोमेस्टिक, सभी को डिस्ट्रॉय करना होगा। जो रॉक्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्री है, यहाँ तक कि जो टॉप सॉइल है उसने भी रेडिएशन एब्जॉर्व कर लिया है। उस सब को उतार कर, उखाड़ कर वापस ज़मीन के अंदर गहरा दबाना पड़ेगा और एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था उस रिएक्टर नंबर 4 के पास, ताकि रेडिएशन वहीं पर लिमिट हो जाए। और ये सब करने में लगभग 3 साल का वक्त लगेगा और 7 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स शामिल हैं। और हो सकता है कि इस दौरान हज़ारों मौतें भी हो, जो कि बिल्कुल सच है। रियलिटी में भी हम जानते हैं कि 6 लाख से ज़्यादा लिक्विडेटर्स को वहाँ पर भेजा गया था और एक सर्कोफेगस बनाया गया था टेम्परेरी, जिसे बाद में एक परमानेंट स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया गया, जिसे हम न्यू सेफ्टी कन्फाइनमेंट भी कहते हैं, और जो अभी 2016 में ही बनकर कंप्लीट हुआ है। ये अगले 100 साल तक उस जगह को सिक्योर रखेगा। इस मीटिंग के बाद प्रोफेसर लेगासोव KGB के चेयरमैन से बात करके प्रोफेसर कोम्युक को छुड़वा लेते हैं और उन्हें फिर से अपने काम में वापस लग जाने के लिए कहते हैं, लेकिन और समझदारी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो फायर फाइटर थे, फायरमैन इग्निटेंकोव, उनकी मौत हो चुकी है और उनकी बॉडी को प्लास्टिक में रैप करके, फिर एक वुडन बॉक्स में सील करके, फिर मेटल के बॉक्स में वेल्डिंग करके
उसके बाद ज़मीन में दबाकर ऊपर से मिट्टी के बजाय कंक्रीट से दबाया जाता है, जो कि वास्तव में हुआ था। रियलिटी में भी जितनी भी डेड बॉडीज़ थी उन्हें मेटल के अंदर वेल्डिंग करके और कंक्रीट के अंदर दबा दिया गया था, ताकि उसके अंदर से रेडिएशन निकलकर बाहर एनवायरनमेंट में ना फैले। कुछ लोगों की गलती की सज़ा किस तरह हज़ारों लाखों लोगों को भुगतनी पड़ सकती है, चेरनोबिल इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगले एपिसोड में यानी चेरनोबिल के 4th एपिसोड में क्या होने वाला है जानने के लिए जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।